11 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में कई उपलब्धियों की चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर 3 बार मात देना, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक्स, और उसके बाद से भारत ने अब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको हिंदुस्तान के आवाम ने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया है, अनलाइक पाकिस्तान जहां पे ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड होते हैं। नीडलेस टू से कि उनको सिलेक्ट कौन करता है। गया कि जी लाइट की नहीं, स्पीड की लाइट से भी तेज हम ट्रेनें चलाएंगे। वो चीन में बन रही हैं, तो स्पीड की लाइट से भी तेज वो ट्रेन होंगी और वो कराची से लाहौर 2 घंटे में पहुंचा दिया करेंगी। स्पीड की लाइट से, यानी लाइट की स्पीड से तेज ट्रेन जो है ना, वो कराची से लाहौर 1-2 सेकंड में पहुंचेगी। पाकिस्तान में सारी लाइट की रफ्तार भी सुस्त हो गई है, चरस पी के, अब भंग पी के सारी पड़ी हुई है लाइट भी, तो 2 घंटे में कराची से लाहौर आएगी। इंडियन ने जो इंडिया उसने मोदी हुकूमत ने, तो एक तरफ पाकिस्तान में चिनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चिनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। और अचीवमेंट भी क्या है दोस्तों, 67% से ज्यादा जो हमारा एम्यूनेशन है, जो आर्म फोर्सेस को चाहिए, वो अब मेक इन इंडिया में चल रहा है। जस्ट लेट दैट सिंक इन। वी आर मेकिंग अवर ओन बॉम्ब्स, अवर ओन आर्टिलरी, अवर ओन 155 mm जो पावर पंचेस हैं, वो भी हम खुद बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे हो गए। आज केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए। जैसे कांग्रेस राज में कभी नेहरू और इंदिरा का युग कहा जाता था, ऐसे ही बीजेपी दावा कर रही है कि मोदी युग में नए भारत ने तरक्की की इबारत लिखी। इसीलिए भारत दोबारा विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। कि हमारी इकोनॉमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है, वो हमको 4थे स्थान पर ला रहा है। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको हिंदुस्तान के आवाम ने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया है, अनलाइक पाकिस्तान जहां पे ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड होते हैं। नीडलेस टू से कि उनको सिलेक्ट कौन करता है, टू स्टार्ट विद। उसके बाद मैं एम्बेसडर साहिबा को ये भी कहूंगा कि वो बार बार ये जो कश्मीर के मुतालिक हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की उनकी पॉलिसी है कि या तो आप डायलॉग करें हमारे साथ, या फिर जो है यहाँ पे आप तैयार रहें दहशतगर्दी के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली यही कहना है कि जब तक मसला कश्मीर का कोई हल नहीं हो जाता तब तक पीस नहीं आ सकती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या पाकिस्तान कोई जंग करना चाह रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ? तो अगर आप जंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या प्रॉक्सी वॉर करना चाह रहे हैं? दैट सीम्स टू बी द केस, बिकॉज दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 35-40 years। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर ही लड़ रहा है जब उससे ये रियलाइज हो गया कि हम कश्मीर को जंग के जरिए नहीं ले सकते, तो दहशतगर्दों की एक फौज हिंदुस्तान के ऊपर जो है भेजी गई है सिंस 1990 ऑनवर्ड्स, या अब ये कहें लेट 80s ऑनवर्ड्स। उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम वहां के जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, अभी तक आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए ऑलमोस्ट 6 years होने को हैं। अभी तक ऐसा कोई इल्जाम जम्मू कश्मीर की किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं लगाया है, इंक्लूडिंग पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस वक्त जो हुकूमत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ना कि बीजेपी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है जम्मू कश्मीर के अवाम ने, ना कि कोई हमने बाहर से कोई वोटर ला के बिठाए हैं। उन्होंने जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है उमर अब्दुल्ला साहब को। इनके इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। बेहतर होता ये कहती कि जी एक डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने की है और बड़ा कामयाब भी रहा उसमें। जब लेट 80s और अर्ली 90s में कश्मीर के
जो सन ऑफ द सॉइल कश्मीरी पंडित्स जो वहां पे हजारों सालों से आबाद थे, जब उनको कश्मीर से मार के भगाया गया, कितना कन्वीनियंटली पाकिस्तान के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कश्मीर में जो पाकिस्तान ने जिहाद किया, दहशतगर्द भेजे, उन्हीं के ही चलते वहां से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। आप चाहें तो इसके ऊपर बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेस्टिमनी दी है कि वहां पे क्या कुछ हुआ था। फिर इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनके हालात के ऊपर सॉरी टू से पाकिस्तान जब ये बात करता है इंडिया के मुस्लिम्स के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें रियलिटी का पता ही नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ शाना बशाना रहते हैं। हमारे मजहबी मकामात, हमारे मोहल्ले, वो बिल्कुल यूं गुत्थम गुत्था है साहब, हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप ही के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 5,000 हिंदू हर साल पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। मैं एम्बेसडर साहिबा से ये बात पूछना चाहूंगा, अगर वो ये प्रोग्राम देख रही हैं तो एम्बेसडर साहिबा आप प्लीज कोई फिगर्स प्रोवाइड करें, यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर ही करें, जिसके अंदर हमें भी ये पता चले कि कितने लोग हैं इंडिया के अंदर ऐसे मुस्लिम्स जो कि इंडियन टेरिटरी को छोड़ के पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या जिन्होंने पाकिस्तान के वीजे के लिए अप्लाई किया है। सॉरी टू से एम्बेसडर साहिबा, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, हाँ उसे कुछ शिकवे शिकायत हो सकते हैं हमारी हुकूमत से, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। हर सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं पे जो है फॉल्ट लाइंस होती हैं, हमारे यहाँ पर भी हैं, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ही के इंटरव्यू में चौधरी साहब, हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे शाहिद सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में जितने भी कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, राइट्स हुए हैं, उसमें मुसलमानों ने इनिशिएट किए हैं ज्यादातर उनमें से। तो हिंदुस्तान का मुसलमान उस तरह से डरा हुआ नहीं है जैसा कि पाकिस्तान का हिंदू या पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत आला पोजीशंस पे सर्व कर चुका है। हर चीज हमारे पास है, ड्यूल पर्पस मॉन्स्टर्स हमारे पास है, यानी कि मॉन्स्टर को मॉन्स्टर ही खराब कर सकता है, वो भी हमारे पास आ गया। यानी कि हम पूरे की पूरे एनिमी के एरिया को तबाह कर सकते हैं, इतनी पावर है। और उनके जो जनरल हैं, जनरल पाकिस्तान के, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि अब तक हमने, पाकिस्तान ने पहला अटैक किया, भारत ने जवाब दिया, अब भारत अटैक करेगा, वो उनकी तैयारी पूरी है। यानी कि उनके जनरलों को पता लग गया है कि भारत अब अटैक करेगा और बड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि भारत अब फैक्ट्री ऑफ फायर पावर बन चुका है। दोस्तों सोच के देखिए, आपको लगेगा कि इतनी खास बात क्या है। खास बात यह है कि 5 साल पहले वी वर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स। रशिया 36% से ज्यादा वेपन्स रशिया अकेला देता था। फ्रांस है, यूएसए है, इजराइल है, वो पैसे बनाते थे। हम दुखी थे, यहां पर हमें सामान चाहिए था, हथियार चाहिए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, और ये लोग दादागिरी दिखाते थे हमें। लेकिन आज हमें ना तो वेट करनी पड़ती है, ना पूजा पाठ करनी पड़ती है कि हे भगवान हमें बचा लीजिए। हम खुद एक ग्लोबल सेलर बन चुके हैं एमुनिशन के। ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं भाई? अब तो यहाँ पे हमारा जो माँ वैष्णो देवी है, वह या ऊपर हमारे अमरनाथ की यात्रा निकल रही है, वहां पर भी हमने एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए, पूरा का पूरा डिफेंस, पूरा हमने कवर पूरे कंट्री को कर लिया है। किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है। और ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं? नॉट फ्रॉम स्मॉल स्मॉल कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, अफ्रीका, ये ताइवान, लैटिन अमेरिका, सारी कंट्रीज बोल रही हैं हमें आपके सब हथियार चाहिए। और ये हथियार पहले चाइना से, अमेरिका से लेने की बातें बोलते थे, लेकिन क्योंकि हम चीपर भी हैं, बेटर क्वालिटी है एंड प्रूवन टेक्नोलॉजी है, दे ऑल वांट इंडियन वेपन्स नाउ। क्यों? क्योंकि भारत की प्रिसीजन वाली जो चीजें हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी है। एंड दे हैव सीन द ट्रुथ। जितना मर्जी प्रोपेगेंडा चाइना कर ले, पाकिस्तान कर ले, अमेरिका कर ले, कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि ट्रुथ सबको मालूम है। दे ट्रस्ट 2 थिंग्स नाउ।
आवर वेपन्स एंड दे ट्रस्ट कि हमारे वेपन्स भी काम करते हैं, हमारे सोल्जर्स भी ट्रस्टवर्दी हैं। वो भागते नहीं है पाकिस्तान के सोल्जर्स की तरह, वो तो भाग गए थे। जैसे ही देखा कि हमारे अटैक हो रहा है वो भाग गए, रिजाइन करने लगे उनके जनरल भी और नीचे के सोल्जर्स भी कि हमने मरना नहीं है। आसिम मुनीर तो बुर्का डालकर ऊपर चादर लेकर बिस्तरे में छुप कर बैठा हुआ था कि कहीं कोई ड्रोन ना आ जाए। ये हालत है उनके मुनीर की।